हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को रासायनिक बलगतिकी का ये है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण जो है हमको वेग स्थिरांक पे ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो आर्हेनियस ने इसके लिए एक समीकरण दिया था। समीकरण मूल रूप में उसने इसलिए दिया था k = a × e⁻⁻ ठीक है। यहाँ पे जो है ये k हमारा वेग स्थिरांक है, T हमारा तापमान है। इन्हीं दोनों के बीच का संबंध है जो कि आर्हेनियस समीकरण कहलाता है। अब एग्जाम में मान लीजिए आर्हेनियस समीकरण आ गए तो इसके बारे में लिखना क्या पड़ेगा। आर्हेनियस समीकरण, तो जो समीकरण वेग स्थिरांक और ताप में संबंध बताए उसे हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो आर्हेनियस ने मूल रूप में समीकरण को इसमें दिया था और इसी समीकरण को हमको सॉल्व करना, हल करना है सरल रूप में, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। तो इससे पहले इसमें दोनों पक्षों का हम लॉग लेंगे, वो भी नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। लॉग के नियम आपको पता होने चाहिए सबसे पहले। जैसे कहीं पे लॉग अगर a × b के रूप में है तो ये हो जाता है log a + log b, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, अगर log a की पावर ऐसे b है तो b आगे आ जाता है, b log a हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। और उससे पहले ये log दो प्रकार का होता है। एक log का बेस e होता है, एक log का बेस जो है log 10 होता है। अगर इस log e वाले को हमको 10 में कन्वर्ट करना हो तो हम एक संख्या से गुणा कराते हैं 2.303 से। इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का सबसे पहले log लेंगे तो ये हो जाएगा log e⁻k = log a + log e⁻e−EA/RT। यहाँ पे इसका भी जो है बेस क्या रहेगा, e रहेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। log e⁻k = log e⁻A। अब देखिएगा ये -EA/RT आगे आ जाएगा तो माइनस यहाँ लगेगा EA/RT। उसके बाद ये लिखेंगे log e⁻e, यहाँ पे बचा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ log के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। log e⁻e या कुछ भी हो, a हो, a⁻A हो, तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1। आगे देखते हैं। log e⁻k = log e⁻A−EA/RT। इसके बाद जो अगला टर्म है, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि log 10 बेस में अगर चेंज करना है log e को तो हमें 2.303 से गुणा कराना पड़ता है, क्योंकि जो e का मान होता है 2.303 आता है। अब यहाँ पे गुणा करा देंगे 2.303 log, केवल k लिखेंगे यहाँ पे, 10 बेस और अंडरस्टूड होता है, log a माइनस, यहाँ भी गुणा होगा 2.303 log a−EA/RT, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। अब इसमें संकेतों को जान लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा k है, k हमारा वेग स्थिरांक है। उसके बाद यहाँ पे a आया है, a हमारा आर्हेनियस नियतांक है, आर्हेनियस नियतांक। उसके बाद यहाँ पे EA आया है, EA इसको सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। और हमारा R ये गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। और T हमारा ताप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताप परिवर्तन से K के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समीकरण के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे इसका एक रूप और हमको देखने को मिलता है, बस इसी में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जैसे इसी समीकरण को यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं। 2.303 log k = 2.303 log a−EA/RT, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2.303 यहाँ भी है, यहाँ भी। अगर इसको हटाना है तो दोनों पक्षों को उसी से भाग दे देते हैं। अब इधर को भाग देंगे 2.303 से, इसको भी भाग देंगे 2.303 से, और इसको भी भाग देंगे 2.303 से। तो यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये नीचे बचा रहेगा। log k = log a−EA/2.303 RT।
इन दोनों समीकरण का मतलब एक ही होता है, दोनों में से कोई भी समीकरण हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में और देखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमको अनुपात पूछा जाता है, K1 और K2 के मान दिए रहते हैं, टेम्परेचर भी अलग अलग दिया रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि भिन्न भिन्न ताप T1 व T2 पर वेग स्थिरांक क्रमशः K1 व K2 हो तो इसके लिए देखिएगा हमको मूल रूप से सबसे पहले देखिएगा समीकरण ऐसा ही मिला था, 2.303 log K इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA/RT। ठीक है, अब हम लोग जब T1 ताप पे देखेंगे तो यहाँ पे T1 रखेंगे और यहाँ पे K1 रखेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह से दूसरे वाले ताप पे जब देखेंगे 2.303 log ये हो जाएगा K2 इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA/R, ये T2 हो जाएगा, इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पे, जब हम समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाना है, 2.303 log K2 माइनस 2.303 log K1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें से इसको हमने घटा दिया, अब बराबर लगाया, अगला पक्ष घटाना है तो ये वाला पूरा टर्म इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस EA/RT2। उसके बाद जब इसको घटाएंगे यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस बना देगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, EA/RT1 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2.303 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 2.303 कॉमन हो गया है। उसके बाद लॉग, और लॉग का एक और नियम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से आपको कहीं मिलता है log A माइनस log B तो इसका मतलब होता है log A/B। इस चीज़ को आपको यहाँ फॉलो करना है। तो ये log K2 यहाँ माइनस लगा था log K1, तो ये हो जाएगा K2/K1 इक्वल टू, अब देखिए इसको उलट के लिख देते हैं, ये प्लस वाले को पहले लिख देते हैं EA, ठीक है, R, और दोनों में देखिए EA/R, EA/R अगर कॉमन है तो इसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पहले हम इसको लिखेंगे 1/T1 क्योंकि ये प्लस में है, 1/T1 माइनस 1/T2 इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरे रूप में आर्हेनियस का एक समीकरण आ गया। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका भी प्रयोग होगा जहाँ पे अलग अलग तापों पे और K1 और K2 दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक समझेंगे जिसे कहते हैं टक्कर सिद्धांत। ठीक है, अक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, कि अभिक्रिया के वेग को टक्कर सिद्धांत के द्वारा किस तरह से परिभाषित किया है। तो कभी कभी पूछा था टक्कर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो आर्हेनियस। ठीक है, इस टक्कर सिद्धांत को भी कौन दिया था, आर्हेनियस ने ही। कोलाइजन थ्योरी, टक्कर को कोलाइजन बोलते हैं, कोलाइजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पहले इसको समझ लीजिएगा एक बार। देखिए आर्हेनियस ने बताया था कि अगर दो अभिकारक हैं उनके बीच अभिक्रिया होनी थी तो अभिक्रिया होने के लिए टक्कर का होना आवश्यक है। सबसे पहला ये पता कि जो है अभिक्रिया होने के लिए टक्कर होना आवश्यक है। उसके बाद जो टकराने वाले अणु हैं उनमें टक्कर जो है प्रभावी होनी चाहिए। जब प्रभावी टक्कर होगी तभी अभिकारक से उत्पाद बनेगा, अगर प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो उसमें से उत्पाद नहीं बनेगा। चलिए इसके कुछ टर्म है, इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला, अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है। अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है।
अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है। ये पहला था कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं का टकराना आवश्यक है। अब टक्कर तो होगी, लेकिन सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्रभावी टक्करें। दूसरा है सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो अभिकारक हमारे अणु हैं इनके बीच टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। अगर प्रभावी टक्कर होना है तो अणुओं के पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अणु है, उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा पहले से रहेगी, लेकिन एक ऊर्जा का तल होता है जिसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं। जब उस ऊर्जा अवरोध की इनके अणु पार करेंगे तब इनके बीच में टक्करें होंगी। तो जो टक्करें होंगी प्रभावी टक्करें होंगी, जिनके द्वारा अभिकारक हमारे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा है अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना। उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक होता है। जो हमारे अभिकारक के अणु हैं, अगर ये उपयुक्त दिशा में यानी प्रॉपर कोलाइजन होगा तभी इनमें अभिकारक से उत्पाद बनेगा। अगर इम्प्रॉपर कोलाइजन होगा तो वहाँ पे उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझिएगा, मान लो एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, ठीक है, और टक्कर इन दोनों में हो रही है। अगर इस तरह से टक्कर हो रही है तो प्रभावी टक्कर उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि अगर टक्कर इस तरह से हो रही है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में टक्कर ज़्यादा होगी। ये प्रॉपर कंडीशन है, ये इम्प्रॉपर कंडीशन है। तो प्रॉपर कंडीशन जो होगा उसी में अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होगा। एक्चुअल में यहाँ पे देखिएगा, जो टक्कर सिद्धांत है इसमें सारी शर्तों का पूरा होना चाहिए। सबसे पहला टर्म क्या है? अणुओं को टकराना आवश्यक है। टकराने के बाद जो है दूसरा चीज़ है, उनके बीच टक्कर प्रभावी होनी चाहिए। टकरा तो रहे हैं लेकिन टक्कर कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। और प्रभावी टक्कर के साथ ही अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। ठीक है, जो अणु सारी कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी अभिकारक से उत्पाद बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट है प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु प्राप्त होते हैं। प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रभावी टक्कर होगी तो उससे सक्रिय अणु प्राप्त होंगे। ये सक्रिय अणु ही कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे उत्पाद में। अगला टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सक्रिय अणु कैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, सक्रिय अणु वे अणु होते हैं, सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जिनकी ऊर्जा एक ऊर्जा तल के बराबर या उससे अधिक होती है। ठीक है, और इस ऊर्जा तल को देहली ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा तल को देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सक्रिय अणु जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा एक ऊर्जा तल के बराबर या उससे अधिक होती है, और इस ऊर्जा तल को देहली ऊर्जा कहते हैं। इसको आप ग्राफ के द्वारा समझेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आएगा देहली ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं देहली ऊर्जा के बारे में और आगे सक्रिय ऊर्जा के बारे में समझेंगे।
चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये वाई अक्ष ये बताएगा यहाँ पे ऊर्जा के बारे में, और ये बता रहा है यहाँ पे अपक्रिया की गति के बारे में, अपक्रिया की गति, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए ये अभिकारक, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अभिकारक को, थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, अभिकारक। अब आप सोचिए अभिकारक को यहाँ पे क्यों दिखाए हैं ऊर्जा के संबंध में। देखिए, जो हमारा अभिकारक का अणु होगा उसके पास शून्य ऊर्जा नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा उसके पास पहले से होगी। अब यहाँ पे दिखाएंगे अगर अभिकारक को समझो शून्य ऊर्जा है, तो ऐसा कोई अणु नहीं होता जिसके पास शून्य ऊर्जा हो। तो अभिकारक अणु के पास पहले से इतनी ऊर्जा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा इसके पास है, परंतु इस अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए और ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा पे वो नहीं कर जो है उत्पाद में बदलेगा। इस तरह से देखिए, इस ग्राफ को समझिएगा, यहाँ पे जो ये बिंदु है, ये बिंदु है एक प्रकार से ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, या इसी को कहेंगे देहली ऊर्जा बोलते हैं, देहली ऊर्जा, ठीक है। अब देखिएगा, हमारा जो अभिकारक का अणु है, इतनी ऊर्जा को जब ये कंजर्व करेगा, यहाँ पे इतनी ऊर्जा, इस चीज़ को पार करना चाहिए, ठीक है। अभी इसके पास इतनी ऊर्जा है, लेकिन ये जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यानी कि इसका लेवल यहाँ से मिलाते हैं जी, अभी इसके पास इतनी ऊर्जा है, अभी इसको इतनी ऊर्जा और चाहिए। जब इस अभिकारक के अणु को इतनी ऊर्जा और मिल जाएगी, यानी इस ऊर्जा अवरोध को, इस ब्रेकर को पार कर लेगा, तब जाके कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे सक्रियत अणुओं में, या सक्रियत संकुल उसको बोलते हैं। तो कोई भी जो अभिकारक का अणु है, जब इस ऊर्जा अवरोध के बराबर पहुँचेगा, ठीक है, यानी देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचेगा या उससे ज़्यादा पहुंचेगा, तब ये बनाएगा सक्रिय संकुल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जाके उत्पाद में। तब ये धीरे धीरे उत्पाद में बदलना शुरू होगा, और उत्पाद की ऊर्जा जो है हमेशा अभिकारक से कम होती है। उत्पाद तभी स्टेबल होगा जब उत्पाद की ऊर्जा जो है अभिकारक की ऊर्जा से कम होगी। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिएगा, जो हमारा अभिकारक का अणु है, इसके पास पहले से कुछ ऊर्जा है, ये डायरेक्टली ऐसे उत्पाद में नहीं बदल पाएगा, ठीक है, इसको और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब इस अभिकारक अणु को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि यह ऊर्जा अवरोध को, ब्रेकर को पार कर जाए, जब ब्रेकर को पार कर जाएगा तब ये बनाएगा सक्रिय संकुल, यानी इसके अणु क्या हो जाएंगे, सक्रिय अणु हो जाएंगे, और फिर ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए, इसके पास मान लो ये ऊर्जा का लेवल बना रहे हैं, यहाँ से देखिएगा ना, अभी इसके पास इतनी ऊर्जा है, ठीक है। अभी इसको इतनी ऊर्जा और दें हम, मान लीजिए अभिकारक अणु यहाँ पे है, अब हमने इसको ऊर्जा देना शुरू किया, अब ऊर्जा दे रहे हैं, इसको ऊर्जा देते 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 जब ऊर्जा देंगे तो इसको ऊर्जा बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते 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 तो इतनी ऊर्जा ये पा जाएगा, तो इस ऊर्जा अवरोध को ये पार कर जाएगा, और ये बदल जाएगा सक्रिय संकुल में, उससे उत्पाद बनेगा। तो इस वाली ऊर्जा को, जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली ऊर्जा जो नीचे वाला है, ये तो प्रारंभिक ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा तो ये वाली ऊर्जा, देखिए इतनी ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा तो अभिकारक के पास ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा कितना दिया उसको, इतना दिया, जो यही एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी उसी को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसको देखिएगा तीर के द्वारा यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिएगा सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा क्या बनेगी, अभिकारक अणुओं को देहली ऊर्जा तक पहुँचने के लिए या सक्रिय संकुल में बदलने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और देहली ऊर्जा को क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रभावी टक्कर होने के लिए या अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। किसी अभिक्रिया को होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। यानी कि अभिकारक जो है उत्पाद में तभी बदलेगा जब इस ऊर्जा अवरोध को पार करेगा। अब इसके पास प्रारंभिक ऊर्जा इतनी थी और हमने इसको ऊर्जा देना शुरू किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊर्जा हमने दिया, तो यह इस ब्रेकर को पार कर गया, ऊर्जा अवरोध को पार किया, इस अणु ने बनाया सक्रिय संकुल, यानी सारे अणु क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए। अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे उत्पाद में, ठीक है। और जो यही एक्स्ट्रा ऊर्जा इसको दी गई वही कहलाएगी इसकी सक्रिय ऊर्जा। तो यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा को डिफाइन कर देते हैं, सक्रिय ऊर्जा अभिकारक अणुओं को देहली ऊर्जा तक, देहली ऊर्जा ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे सक्रिय संकुल, यानी जब देहली ऊर्जा को क्रॉस करेंगे उसके बराबर पहुँचेंगे तुरंत बनाएंगे सक्रिय संकुल,
अभिकारक अणुओं को देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा। देखिएगा यहाँ पे अतिरिक्त शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ है। अतिरिक्त का मतलब इसके पास तो इतनी ऊर्जा पहले से थी और अतिरिक्त ऊर्जा हमने इसको प्रदान किया है। जो अतिरिक्त ऊर्जा है वही सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। तो अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणु है, देहली ऊर्जा तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को, सक्रिय ऊर्जा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक संबंध देखते हैं इन दोनों में। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा बराबर हमको मिलेगा, देखिए टोटल ऊर्जा कितनी यहाँ पे, देहली ऊर्जा। ठीक है, देहली ऊर्जा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊर्जा क्या है हमारी, देहली ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा क्या, सक्रिय ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा में से, ठीक है, कुल ऊर्जा में से अगर इस वाली ऊर्जा को घटा देंगे, यानी कुल ऊर्जा कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा में से इस ऊर्जा को, ये किसकी ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा अणुओं की। तो देहली ऊर्जा में से इस प्रारंभिक ऊर्जा को घटा देंगे तो हमें मिलेगा सक्रिय ऊर्जा। तो लिख सकते हैं सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा, अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा, इस प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होता है, बस इस समझने के लिए है। ठीक है, इस ग्राफ को समझने के लिए है कि पूरी ऊर्जा हमारी देहली ऊर्जा थी, ये देखिए, और इस ऊर्जा को घटा दिया गया, यानी प्रारंभिक ऊर्जा को घटा दिया गया, तो हमको मिल गया यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है देहली ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध के बारे में, सक्रिय संकुल किसे कहेंगे या सक्रिय ऊर्जा किसे कहेंगे, ये सब कई सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। एक बार यहाँ से फिर से आपको सक्रिय ऊर्जा के बारे में बता देते हैं, इसको फिर से लिख लीजिएगा। सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा का मतलब है कुल ऊर्जा, यानी अभिक्रिया होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा जिस अणु के पास होगी वो सक्रिय संकुल कहलाएगा। देहली ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा लिख देते हैं यहाँ पे सीधा। ये प्रारंभिक ऊर्जा किसकी है, अणुओं की है, प्रारंभिक ऊर्जा, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद ये देखेंगे वेग को। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, यानी टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग। तो टक्कर सिद्धांत से जो अभिक्रिया का वेग है ये निर्भर करता है प्रभावी टक्कर पे। तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्रभावी टक्कर, बाकी टक्करों से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो प्रभावी टक्करें होती हैं उन्हीं पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्रभावी टक्कर बराबर टक्करों की कुल संख्या, टक्करों की कुल संख्या गुणे सक्रियत अणुओं का अंश, यानी कि अणु तो बहुत सारे हैं, इनमें से सक्रियत अणु कितने हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। सक्रियत अणुओं का अंश, सक्रियत अणुओं का अंश, अंश का मतलब है भाग, सक्रियत अणुओं का भाग कितना, गुणे। इसके बाद ये होगा उपयुक्त दिशा, किसकी, टकराने की उपयुक्त दिशा, टकराने की उपयुक्त, टकराने की उपयुक्त दिशा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, ये एक सैद्धांतिक मान है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में कभी पूछेगा टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया का वेग बराबर प्रभावी टक्कर बराबर टक्करों की कुल संख्या गुणे सक्रियत अणुओं का अंश टकराने की उपयुक्त दिशा। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ आप टक्कर सिद्धांत को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है सक्रियत जो क्वेश्चन बनते हैं कि सक्रियत अणु या सक्रियत संकुल किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि सक्रियत संकुल क्या होता है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है देहली ऊर्जा क्या है,
देहली ऊर्जा पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और ये बेग का फार्मूला, ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। अगर ये एग्जाम में आ गए तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए बस यही इतना ही।